मेरा पति रात होते ही कहता, माँ की टांगें दबाकर आता हूँ। वे दोनों अंदर से कुंडी लगा लेते और बहुत टाइम बीत जाता। मेरा पति रात के 1 बजे मेरे पास आता। मुझे शक हुआ तो एक रात मैं सास की जगह जाकर लेट गई। फिर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो कौम हज़ारों लड़कियों की तरह जिनकी शादी होती है और पहले रात वे कमरे में घूंघट ओढ़कर अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। मैं भी तनवीर का इंतज़ार कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से हुआ था और मैं तनवीर को पहले से नहीं जानती थी। इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल किसी फिल्म की तरह घूम रहा था कि वे कैसा होगा और उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। उन सब सोचों में घूम बैठी थी। पता भी ना चला कि रात के 10 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में पहनी घड़ी से वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के पति पहली रात ऐसा करते हैं? गर्मियों के दिन थे। मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर सैन में बैठ जाएं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे से अजीब सी आवाज़ आने लगी। वे आवाज़ तनवीर की लग रही थी, क्योंकि जिस वक्त वे हमारे घर आए थे मुझे देखने, तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बाहर उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। रात के 1 बज रहे थे और अचानक दरवाज़ा खुला। अंधेरे में वे चेहरा तो ठीक से नहीं नज़र आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ भला कोई ऐसा कर सकता है? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। तनवीर कहने लगे, मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं माँ की टांगें दबा रहा था, और मैं शादी से पहले भी हर रात माँ की टांगें दबाता हूँ। पहली रात तो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। वे तनवीर की माँ हैं और तनवीर का फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी, क्योंकि तनवीर का रोज़ का मसला बन चुका था। वे शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे तनवीर चुपके से कमरे में आता और मेरे साथ लेट जाता। मुझे अपने पति का ये रवैया थोड़ा सा शक में डाल देने वाला लगा कि भला मेरा पति इतनी देर अपनी माँ के टांगें दबाता रहता है। एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर दिया है कि ये रात जानकर रहूँगी कि सास और वे कमरे में क्या करते हैं। मेरा नाम पलक है, लेकिन प्यार से सब मुझे परी कहते हैं। मेरी उम्र 20 साल है। मैं कई लड़कियों की तरह बहुत अमीर या गाड़ी और बंगला रखने वाले घर पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। हम 3 बहनें थीं। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थीं, जिनका नाम तन्नू और माला था। वे मेरी सगी बहनें नहीं थीं, क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। मेरे पापा की पहली शादी हुई तो उनकी बीवी उनको 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो गया था। उन्हें एक बीमारी थी और वे इस बीमारी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी कि उनका भी कोई बेटा हो। पहली बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसीलिए बेटे की ख्वाहिश ने पापा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के 1 साल बाद ही मैंने जन्म लिया। जब माँ पेट से हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे और यही कहते रहते थे कि अब ऊपर वाले मुझे बेटा देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह मैं पैदा हुई। पापा ने इस बात को इतना दिल पर लगा लिया था कि वे भी चारपाई पर जा लगे और
उन्हें पैरालाइज हो गया। हम इतने अमीर न थे कि कोई कमाता और घर ही बैठे ही हमको सब मिलता रहता। ना ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी इस वक्त हो गई थी जब पापा बिल्कुल ठीक थे और वे अपनी घर वाली थीं। वे इन दोनों सालों में कभी एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लेती, वरना कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी। माँ बहुत परेशान थी क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता तो आज घर का बोझ उठाता। हमारे घर में फ़र्कों की नौबत आ गई। मजबूरन मेरी माँ लोगों के घर की सफाई करती थी। उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। मुझे 10वीं के बाद पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने भी स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात नहीं थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सकें। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के काम का करती और कभी-कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैं अपना बचपन ऐसे ही गुजार दी। मैं एक बहुत ही प्यारी नाजुक लड़की थी, दुनिया रंग का निहारा, अच्छी सूरत रखने वाली। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाजार की तरफ चली जाती तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है, क्योंकि मेरी आंखें और नक्शे चीनी लड़कियों की तरह थी। क्या ही वे दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता था कि वे कैसे हमारा पेट पाल रही हैं, किस तरह वे इतनी मुश्किल से पापा की दवाइयों का खर्च उठाती हैं। मैं तो कभी कभी रोती थी और ऊपर वाले ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है। ऊपर वाले को ज़रा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर को लेते हुए। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि क्या ऊपर वाला मुझे लड़का बनाकर भेज देता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन जाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में होता है। मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किल रात में मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा। लेकिन सच है कि उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी में अब गुजार रही हूँ, कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानोगे तो आप यही कहेंगे कि क्या ऊपर वाला किसी का ऐसा नसीब लिख सकता है। मेरी जैसी ज़िंदगी तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं हैं मेरे पास। ये उन दिनों की बात है जब मैं 20 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि माँ मुझे दहेज दे पाती और शादी पर होने वाले खर्च उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए आता, माँ मना कर देती। एक दिन ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया कि माँ ने झट से हाँ कह दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई तनवीर नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का एक ही है, उसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वे अपने अलग घर में रहती हैं। काश तुम्हारी उधर शादी हो जाए, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के के अपने कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसीलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई थी। शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है, कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग शादी करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा, घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मेरी माँ उनकी माँ
से बहुत खुश हुई कि शुक्रवार है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे तैसे शादी हो गई और मैं उनके घर पर आ गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिल घर बना हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे में हैरत में आ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वे भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस तरह अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त शिकवे करती रहती थी कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर दिया। तनवीर बहुत अच्छा इंसान था और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन ही जब इस घर में आई तो सास ने मुझे मीठे से कुछ बनाने की फरमाइश कर दी। मुझे माँ ने हर चीज़ बनाना सिखाई हुई थी, इसीलिए मैंने खीर बना दी। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत तारीफ़ की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को इतना टाइम हो चुका था, आज तक मेरी सास ही मेरी बहुत सारे काम कर देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छे मिले हैं, मगर सास बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वे तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात सास की बहुत अजीब थी। मैं बस सुबह जब मेरे पति अपने कमरे में चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए ही चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज का मामला देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी। क्या आखिर ये कहाँ जाते हैं? एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, उधर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती है। ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैं भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती थी कि वे कहाँ जाती हैं। वे शाम में जब घर आई थी तो आकर मेरा सारा काम करती, यहाँ की मुझे कमरे में लिटा कर जाती थी, बहुत प्यार करती थी, मुझे माँ की कमी महसूस ना होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरा पति भी बहुत खुश हुए थे और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा था, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ मेरे पास है। मेरी माँ से बढ़कर वे मुझसे प्यार करती थी, मेरा सारा काम करती थी और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर के पिलाकर फिर पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वे बैठी रहती थी, सर में हाथ फिराती रहती थी। मेरी सास बहुत कम उम्र की लगती थी। 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए, वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। अगली बात तो जो डॉक्टर ने की उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सब में से 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो और मेरा ख्याल भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह ज़िंदगी की तरफ लौट आई। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी गोद भर दे, फिर से हम हमारी गोद। मेरे पति भी मुझे बहुत दिलासा देते थे कि ना उम्मीद ना हो और एक बार दोबारा तुम माँ बन सकोगी। मैं एक बार फिर से पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बच्चा फिर से जय हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे पति और मेरी सास के रवैये में ज़रा भी बदलाव
बदलाव नहीं आया। हर सास की तरह मेरी सास नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत हैरान परेशान थी, लेकिन बीमार भी रहने लगी, सिर्फ ये सोच सोच कर कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और उन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं पेट से हो रही थी, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा गिरता जाता था। मैं अब जिन्ही तौर पर बीमार हो चुकी थी, मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसे बहुत बड़ा मांजरा है। मैं पागलों जैसी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। इस दुनिया में खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जिंदगी तेजी से खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। वे दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। इस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियां उतर गई। जैसे मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना। मेरी आंखें और कान उनकी बातें सुनकर देखना और सुनने के काबिल ही नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी सास रोज की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सिरहाने रखकर चली जाती थी। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास को खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक ये रिवाज था। इस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आंख खुली। आखिर मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर चकरा रहा था, फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर भी किचन में आ गई। पानी पिया और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहती। कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि सनम, जो मेरी सास का नाम था, आहिस्ता बोलो, फलक उठ जाएगी। और आगे से सनम कहती है, वे नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुलाया है, वे सुबह तक नहीं उठेगी। ये सुनकर दोनों फिर जोर से हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सोच में थी, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गए। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैं उनका ध्यान बताते हुए गोली छिपा दी और उनको महसूस करवाई कि मैं दवाई खा गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति आए, वे सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद से उन लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना, काश वे कभी ना सुनती। मेरे पति मेरी सास यानी सनम से ये बातें कर रहे थे कि सनम, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का। तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसीलिए इससे शादी की थी, लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ, मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। सनम बोली, हाँ, मैं अपने पति की एक और इससे भी बड़ी प्यारी लड़की से शादी करूँगी। देखना, वे आपको बच्चा दे देगी। तनवीर बोला, इसका क्या करें। सनम बोली, ये ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ, वे तो मेरे पति की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ
है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है? खुदा पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह तनवीर के काम पर जाने के बाद सनम से एक बार पूछूंगी तो सही कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उनसे जवाब ज़रूर पूछूंगी। रोती रोती कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तनवीर काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधे सनम के कमरे में चली गई। सनम मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं सीधे इसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। सनम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे सवाल पर सनम को चौंका देने वाला झटका लगा। इस वक्त सनम अपनी असली हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं, हमें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने और तनवीर ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तनवीर को कभी भी औलाद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई हो। बहुत जल्द तुम ऊपर पहुंचने वाली हो। दूध में मैंने तुमको दवाई मिलाकर देती थी। देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बात मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने सनम को उसके कंधे से पकड़कर बुलाया और सिर्फ यही बोला कि ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया है उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी। ऊपर वाला मुझे माफ़ कर देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। मैं वे घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की एक कार एक ट्रक में लगी और दोनों ही वहीं मर गए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ। ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़कर सही किया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। इसी अस्पताल में एक लड़का जो मालिक काम करता था, इसका भी दुनिया में कोई नहीं था। इसी की पहली बीवी मर चुकी थी और इसमें उसकी कोई औलाद नहीं थी। वे मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम अमित था। अमित के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी फिर से हसीन हो रही है। एक दिन तो अमित ने मेरे दिल की बात कर दी। उसने मुझे प्रपोज किया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अमित का घर बड़ा तो नहीं था लेकिन 2 कमरे थे और बहुत ही अच्छे थे। वे मुझसे बहुत प्यार करता था। अमित ने बहुत से डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई। कुछ महीनों बाद हमारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ। आज मुझे दुनिया का हर्ष मिल गया था, लेकिन तनवीर की बातें आज भी मेरे दिलों और दहल कर रख देती थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।